हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी कार्बनिक रसायन में अभी तक हम 4 चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ चुके हैं। आई होप चारों चैप्टर्स सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हैं, क्योंकि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल हम 7 चैप्टर्स का डिस्कशन करेंगे, जिसमें से हम 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो अभी तक हमने 4 चैप्टर्स पढ़े हैं वही बच्चों ज्यादा हमारे स्कोर्स जो हैं, ज्यादा जो मार्क्स का स्कोर है उन्हीं 4 चैप्टर्स का है। अब हमारे पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन में 3 चैप्टर और बचे हैं। ठीक है, ये तीनों चैप्टर्स आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है, लेकिन बात ये है कि ये तीनों चैप्टर्स जो हैं ये कंप्लीटली आपके सिंपल चैप्टर्स हैं। स्कोर इनका कम है, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप इन्हीं 3 चैप्टर्स में से होता है। तो 13 चैप्टर लास्ट मैंने आपको अमीन्स पढ़ाया, जो आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग था, लेकिन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो चैप्टर नंबर 4 था। इसके अलावा आज हम यहां पर चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी का 14th चैप्टर है, और अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका 5th चैप्टर है, जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। और हम इसको बोलते हैं बायो मतलब जीव विज्ञान, बायोलॉजी को हम कहते हैं, और अणु का मतलब होता है आपके मॉलिक्यूल। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के लेक्चर में। इसके बाद हमारा एक चैप्टर बचेगा पॉलीमर, जिसको हम बहुलक कहते हैं, और केमिस्ट्री इन आवर एवरीडे लाइफ, जिसका मतलब है कि हमारे दैनिक जीवन में रसायन का क्या महत्व है। 4 चैप्टर्स अभी तक कंप्लीटेड। चारों का जो मार्क्स स्कोर है वो बहुत ज्यादा है, तो उनको हमको ज्यादा डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो हमारे बचे हुए 3 चैप्टर्स हैं इनको हमको स्किप करना है। स्किप हमें किसी भी पार्ट को कहीं से नहीं करना है, हमें हर चीज को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। क्योंकि एनसीईआरटी में अगर आपका कोई एक छोटा सा पैराग्राफ या कोई लाइन भी गिवन है तो बच्चों केमिस्ट्री में क्वेश्चन कहीं से भी अराइज हो सकता है। ओके, सो जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आज के लेक्चर में एक नई बात करने वाले हैं, जिसका नाम है जैव अणु। इंग्लिश में बात करूं तो मैं इसको बोलूंगी बायोमॉलिक्यूल्स। क्या बोलूंगी? बायोमॉलिक्यूल्स। एक ही नाम है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि बायोमॉलिक्यूल नाम है तो क्या हमें इसमें बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी? बच्चों, यहां हमें बायोलॉजी नहीं पढ़नी है, बट आप जानते हो कि आपके शरीर को अच्छे से चलाने के लिए, आपके शरीर को बिल्कुल सुदृढ़ बनाने के लिए, जितनी भी क्रियाएं हो रही है उनको सक्रिय बनाने के लिए केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं बात करूं हमारे शरीर में हम जो भी भोजन खाते हैं, ठीक है, उस भोजन में आपको पता है कि प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है, कई चीजें ऐसी होती है जिनमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी से रिलेटेड है। तो बॉडी से रिलेटेड है तभी हमने इसको टर्म दिया बायो, ठीक है। अब मॉलिक्यूल का क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल मतलब होते हैं अणु, और अणु का मतलब ये है कि ये जो सारी चीजें हैं ना, ये किसी ना किसी केमिस्ट्री से मिलके बनी है। जैसे मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन को आप बायो का पार्ट मानोगे, लेकिन वो प्रोटीन बना कैसे, उसका संरचना कैसे है, प्रोटीन के क्या क्या प्रकार होते हैं, ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट है। अगर मैं बात करूं विटामिन की तो आप बोलोगे विटामिन मतलब हमारी बायो, लेकिन आपकी बॉडी में विटामिन ए, डी, बी, सी, B1, B2 इतने सारे हमारे पास में विटामिन ई, विटामिन के हैं। तो ये सारे विटामिन जो हैं ये आपके कैसे बनते हैं, इनका क्या फॉर्मूला होता है, इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, ये सारा आपका रसायन विज्ञान का ही पार्ट है। तो हम ये कहेंगे कि हम बायो नहीं पढ़ रहे हैं, हम इनफैक्ट हम बायोलॉजी में हमारी कहाँ पर केमिस्ट्री अप्लाई होती है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है जैव अणु, जैव अणु को आप साइंस की जिस ब्रांच में पढ़ते हो, जिस शाखा में पढ़ते हो, उसको हम जैव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब जैव अणु जो होते हैं ना, वो जैव अणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, आप ये देखोगे कि बायोमॉलिक्यूल्स आपके जैव तंत्र में ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं कि सबसे पहले तो बनते हैं, बनने के बाद ही अपने आप को कायम रखते हैं, और कायम रहने के बाद बच्चों ये अपना पुनर्जनन करते रहते हैं, मतलब ये दोबारा से रीजनरेट होते रहते हैं, खत्म नहीं होते। और इस पूरे को अध्ययन करने के लिए हम जिस ब्रांच में इस जैव तंत्र का अध्ययन करते हैं उसको हम कहते हैं जैव रसायन। क्लियर? जैव रसायन मतलब आपकी बायोकेमिस्ट्री,
क्लियर इतना? तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री रिगार्डिंग बायोलॉजी। अब इस पूरे चैप्टर को हम बहुत सारे डिविजन्स में पढ़ेंगे। आप ये देखोगे कि अगर आप अभी एनसीईआरटी की बुक को ओपन करके देखोगे तो आप ये देखोगे कि ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन बच्चों ये चैप्टर बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप किसी चीज का एक बार स्ट्रक्चर क्लियर कर चुके हैं तो आपको उसको बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ एक बार इसके माइंड मैपिंग की, इसके फ्लो चार्ट की, कि मैं इस चैप्टर में आपको किस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी कार्बोहाइड्रेट्स की, क्या होते हैं अभी हम चर्चा करेंगे, उनका वर्गीकरण करेंगे। इस चैप्टर में हम बहुत सारी शुगर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। एक शुगर वो होती है जो आप घर में खाते हो, एक शुगर वो होती है जो आपको मिल्क से मिलती है, एक शुगर वो होती है जिसको आप शुगर कैन से एक्सट्रैक्ट करते हो। तो बहुत सारी शुगर्स आपके पास में है। इसके बाद शुगर के बाद हम जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे वो करेंगे हम प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन एक ऐसी टर्म है जिसके बारे में सबने ऑलमोस्ट सुना हुआ है। प्रोटीन के बाद हम जिस चीज का जिक्र करेंगे वो होंगे आपके विटामिन्स, क्लियर। इसी के साथ हम इसमें एंजाइम्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और जो भी मैंने यहाँ पर नाम लिए बायोमोलिक्यूल्स के, जैव अणुओं के, इन सभी जैव अणुओं को हम कैसे बनाते हैं, उनकी क्या संरचना है, उनका हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग आ रहा है, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 7 चैप्टर्स में से हम जो 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं उनका स्कोर ज्यादा है, इन 3 का स्कोर कम है। लेकिन कम है तो भी हमको इनको छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि बेस्ट बेनिफिट क्या है कि ये तीनों चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आप पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्वेश्चन कभी भी यहां से घूम फिर के नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्टली एग्जाम में इसमें तीनों चैप्टर्स में से आपका क्वेश्चन पुट अप होगा। इतना क्लियर है? चलिए, तो पहले मैंने बोला कि मैं आपको शुरू करूंगी कार्बोहाइड्रेट से। तो आज का जो हमारा पूरा लेक्चर है हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डील करेंगे। अब बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो अपने आप में एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, उसका वर्गीकरण बहुत ज्यादा है। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं और कल के लेक्चर में भी मैं उसी वर्गीकरण को कंटिन्यू करूंगी। तो हमारा आज का लेक्चर है कार्बोहाइड्रेट्स एवं उनका वर्गीकरण भाग 1। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो देखिए क्या बोला मैंने आपको कि ये जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूं बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, ये आपका 2 वर्ड से मिलके बना है ना। यही मैंने आपको बताया, बायो का मतलब होता है जैव और मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है अणु, ठीक। अब इस बायोमोलिक्यूल चैप्टर को हम किस में पढ़ते हैं? हम इसको पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है आपका जैव रसायन, ओके, इसका नाम है जैव रसायन। अब ये जो बायोमोलिक्यूल है ये जैव अणुओं के बारे में बात करेगी, और उन जैव अणुओं का सीधा संबंध हमारी शरीर में होने वाली बहुत सारी प्रक्रियाओं से है। हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स भी हैं, ठीक है। तो वो हार्मोन्स भी क्या है? केमिकल सब्सटेंसेस ही हैं, तो उनको हमको केमिस्ट्री में ही डील करना होता है। तो इस चैप्टर में मैं आपको हार्मोन्स के बारे में भी बताऊंगी, ठीक है। अब बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स हम पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री में। अब ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, जैव अणु, ये बहुत प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये आपके प्रोटीन भी होते हैं, ये आपके अमीनो एसिड्स भी होते हैं, ये आपके विटामिन्स भी होते हैं, ये आपके एंजाइम्स भी होते हैं। अब ये सब क्या होता है, ये हमारी बात की चर्चाएं हैं, पर अभी के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि ये सारे ही जैव अणु हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? मैं पढ़ाऊंगी इनका परिचय कि ये सब क्या है, और परिचय के बाद हम देखेंगे इनकी संरचना, और संरचना के बाद हम जानेंगे इनके प्रकारों के बारे में। तो इन्हीं 3 मुद्दों पे हम इस चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक क्या है आज का? आज का हमारा लेक्चर होने वाला है कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो देखिए, शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। अगर डेली लाइफ में कहीं नाम सुना है आपने कार्बोहाइड्रेट का, तो बहुत बार सुना होगा कि जब हम कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी में ज्यादा लेते हैं ना, तो होता क्या है कि हमारी बॉडी में फैट जमा होने लगता है। इसका मतलब जो हमारे मोटापे का सीधा सीधा कारण है वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, यही है। अब
ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, ये बच्चों आपका एक तरीके की शुगर ही होती है। अब होगा क्या, कार्बोहाइड्रेट आपको हमेशा प्रकृति में पौधों से ही मिलेगा, और पौधों से ही किस रूप में मिलता है, ये पौधों से आपको शर्करा मतलब शक्कर के रूप में मिलता है। अगर मैं बात करूं पोटैटो की, ठीक है, आलू जिसे हम दैनिक जीवन में रेगुलरली हर सब्जी में हम प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। अगर हमें आलू खाना है तो मेथी आलू, भिंडी आलू, गोभी आलू, मटर आलू, आलू सब जगह है। वो आलू जो है पोटैटो, उस पोटैटो के अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर मैं बात करूं व्हीट की, गेहूं की, तो आप देखोगे कि जो गेहूं होता है जिसकी हम रोटी खाते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स है। तो कार्बोहाइड्रेट एक तरीके से क्या है, ये आपकी प्रकृति से, आपको पौधों से प्राप्त होने वाली एक तरह की शर्करा है। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगी इसके परिचय में कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली है क्या। कार्बोहाइड्रेट पौधों से प्राप्त होने वाली शर्करा, ठीक है। ये आपको पौधों से प्राप्त होती है, नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है। अब देखोगे आप कि ये जो वर्ड है ना आपका कार्बोहाइड्रेट, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं, देखिए, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, कार्बो प्लस हाइड्रेट, यही है, इसका नाम है कार्बो और ये है आपका हाइड्रेट, ठीक है। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करती हूं तो मुझे यहां पर दिखता है कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, कार्बो प्लस हाइड्रेट। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हाइड्रेट्स हैं किसके, कार्बन के। तो हम क्या बोलेंगे, ये हाइड्रेट हैं किसके, ये हाइड्रेट हैं कार्बन के। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोल सकते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, या हम हिंदी में इसको बोल सकते हैं कि ये आपके कार्बन के हाइड्रेट हैं। क्लियर इतना, चलिए, तो ये किसके हाइड्रेट हैं बच्चों, ये हमारे कार्बन के हाइड्रेट हैं। ओके, अब क्योंकि ये हाइड्रेट हैं तो आपको पता है कि आप हाइड्रेट किसको बोलते हो, आप हाइड्रेट हमेशा H2O को बोलते हो, वाटर को बोलते हो। तो अगर मैं इसका जनरल सूत्र लिखूंगी, अगर मैं इसका जनरल सूत्र लिखूं तो इसका जनरल सूत्र हुआ C6H2OY, ठीक है। यहाँ पे X कार्बन के कितने भी एटम्स हो सकते हैं, Y मतलब वाटर के आपके कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो इस कार्बोहाइड्रेट का जनरल सूत्र हुआ C6H2OY। इसका ये मतलब हुआ कि ये हाइड्रेट किसके हैं, ये हाइड्रेट बच्चों आपके कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। ओके, तो जनरल फॉर्मूला हुआ CXH2OY। अब कंपैरिजन करके देखते हैं, क्या कंपैरिजन करके देखें, कंपैरिजन हम ये करके देखें कि ये फॉर्मूला किसके ऊपर फिट हो रहा है, ठीक है। देखो, मैंने उदाहरण लिया C6H12O6। वैसे आपने छोटी क्लासेस में सुन रखा होगा कि C6H12O6 क्या होता है, नहीं सुना है तो मैं बता दूं कि ये और कुछ नहीं बल्कि आपका ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। ग्लूकोज भी आपकी एक तरीके की कार्बोहाइड्रेट है, एक तरह की शुगर है, ठीक है। तो C6H12O6 प्यारे बच्चों किसका फॉर्मूला है, ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है। क्लियर इतना। अब अगर मैं क्या करूं, मैं इसको सूत्र के हिसाब से लिखूं C6, ब्रैकेट में बंद कर दूं H2O को, तो आप देखोगे कि 12 और 6 में 6 कॉमन है, तो मैंने यहाँ पर 6 को बाहर निकाल दिया। तो अगर मैं इस फॉर्मूला का और इस फॉर्मूला का कंपैरिजन करती हूं तो आप क्या देखोगे कि ये C6 ब्रैकेट में H2O6 और C6 CXH2OY, ये फॉर्मूला लगभग इसके जैसा है। तो हम क्या बोलेंगे कि जब ये इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये ग्लूकोज जो है C6H12O6, ये क्या है, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कौन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, हमारा ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि ये इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ग्लूकोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है
फॉर्मूला होता है C6H12O6। इतना क्लियर? चलिए, अब आपने नाम सुना है एसिटिक एसिड का, सुना है ना? कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने आपको जब एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड बताया था तो वहां पे मैंने आपको एसिटिक एसिड, जिसको हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, वो बताया था, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। यही होता है, यही होता है। अब बच्चों, अगर इस एसिटिक एसिड को, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म करके लिखूं तो मैं इसको C को 2 लिख सकती हूँ, O को भी 2 लिख सकती हूँ और H को 4 लिख सकती हूँ, या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ C2H4O2। अब अगर मैं इसके फॉर्मूले को इसके साथ में कंपैरिजन करके बनाऊं, तो अगर मैं इसके फॉर्मूले को कंपैरिजन करके बनाती हूं तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकती हूँ, देखो C2 हो गया, H2O को अंदर ले लिया, 2 को बाहर निकाल दिया, ये भी इस सूत्र को सेटिस्फाई कर रहा है ना? तो क्या हम इस एसिटिक एसिड को भी कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। भले ही ये इसके सूत्र को सेटिस्फाई कर रहा है, ये CXH2OY बना रहा है, लेकिन फिर हम कहेंगे कि ये जो हमारा एसिटिक एसिड है, ये जो हमारा इथेनोइक अम्ल है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या चीजें होती हैं? कार्बोहाइड्रेट वो चीजें होती है जो प्रकृति में आपको पौधों से प्राप्त होती हैं। ठीक है? तो हम बोलेंगे कि ये जो हमारा इथेनोइक एसिड है, यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो हम हमेशा, ऐसा नहीं है कि अगर कोई किसी का फॉर्मूला CXH2OY है या कोई भी आपका हाइड्रेट है कार्बन का तो हम उसको कार्बोहाइड्रेट बोल देंगे, हमेशा ऐसा नहीं होगा। कंडीशन ये भी है कि वो आपको प्रकृति से, पौधों से मिलना चाहिए। तो हमने क्या समझा? कार्बोहाइड्रेट मतलब हाइड्रेट्स किसके? कार्बन के, जिनका जनरल सूत्र है CXH2OY, और ये हमेशा हमको पौधों से प्राप्त होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में परिचय तो कर लिया, आगे हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण की। किसकी बात करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण की। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना आपका, ये हमेशा पौधों से आपको शर्करा के रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है? शर्करा। और शर्करा मतलब होती है शक्कर, और शक्कर मतलब होती है शुगर। ठीक है? अब ये जो कार्बोहाइड्रेट आपको मिला है ना, ये हमेशा आपको सैकेराइड्स के रूप में मिलता है। किसके रूप में? सैकेराइड्स। बच्चों, जब भी हम कोई चीज मीठी होती है और अगर हमने उसके पैकेट पे उसके इंग्रेडिएंट्स का नाम देखा है तो आप देखोगे कि पीछे कभी कभी लिखा हुआ आता है सैकरीन। ठीक है? आपने अगर देखा है कि कोई सुपारी का पैकेट है तो उसके पीछे लिखा होता है सैकरीन। अब उस सैकरीन का क्या मतलब है? उसके अंदर ये सैकेराइड क्या है? ये शुगर है। ये जो आपका शब्द है ना सैकेराइड, ये आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया है इसको? ग्रीक भाषा से लिया है, और वो ग्रीक वर्ड है आपका सैकेरियोन। इस सैकेरियोन का मतलब ही शुगर होता है, और इसी शुगर को आप कार्बोहाइड्रेट के रूप में किससे प्राप्त करते हो? पौधों से प्राप्त करते हो। तो मैं बोलूंगी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सभी शुगर हैं, और ये सब किसकी फॉर्म में है आपके पास में? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। अब आपके पास में जो शुगर होती है, शुगर का फॉर्मूला पता है आपको? नहीं पता है तो आगे बार बार इस चैप्टर में मैं काम में लूंगी C12H22O11। कंफ्यूज नहीं होना है, शुगर का फॉर्मूला ये होता है और ग्लूकोज का आपका C6H12O6। दोनों के फॉर्मूले अलग हैं और दोनों के फॉर्मूले ही आपको ध्यान में रखने हैं। तो शुगर का फॉर्मूला हुआ C12H22O11 और ग्लूकोज का आपका फॉर्मूला हुआ C6H12O6। क्लियर इतना? चलिए, अब ये जो शुगर होती है ना, ये भी दो शुगर होती है। देखो, एक शुगर हो गई आपकी खाने वाली शर्करा, और दूसरी हो गई दूध में शर्करा। दूध में भी आपकी शक्कर होती है। ठीक है? अब
अगर मैं इस खाने वाली शक्कर की बात करूं तो जिस शक्कर को आप जिस रूप में खाते हो ना, वो आपकी ग्लूकोज भी हो सकती है, फ्रक्टोज भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं दूध में बोलूं कि दूध में शक्कर, शक्कर मतलब दूध की नेचुरल शक्कर, शक्कर हमने घोली नहीं है, क्योंकि घोलने वाली बोलूंगी तो मैं दोबारा से वो खाने वाली शक्कर ही हो गई। मैं क्या बात कर रही हूँ, दूध की प्राकृतिक जो शुगर होती है उसको बोलते हैं हम लैक्टोज। क्या बोलते हैं, लैक्टोज। तो मिल्क में जो शुगर होती है उसको हम बोलते हैं लैक्टोज, और जो शुगर हम खाते हैं वो हम ग्लूकोज की फॉर्म में भी खाते हैं, उसको हम फ्रक्टोज की फॉर्म में भी खाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब शुगर है और ये सब आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की ही कैटेगरी है। तो कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण को हम बेसिकली 3 रूपों में पढ़ेंगे। कितने भेद पढ़ेंगे इसके, हम 3 भेद पढ़ेंगे, और वो 3 भेद होंगे मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट्स को हमने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, 3 कैटेगरीज में वर्गीकृत किया। पहला नाम है मोनोसैकेराइड, मोनो मतलब सिंगल, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो मतलब होगा आपके 2 सैकेराइड ग्रुप, और पॉलीसैकेराइड मतलब पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो बहुत सारे सैकेराइड ग्रुप उसमें होंगे। तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और एक हो गए हमारे पॉलीसैकेराइड्स। कितने टाइप्स की हो गई कार्बोहाइड्रेट, 3 कैटेगरीज पढ़ी। अब इन तीनों कैटेगरीज को हमें इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ना है। तो अभी के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक मोनोसैकेराइड। तो देखिए मोनोसैकेराइड क्या होता है। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स के बारे में। ठीक है, अब आप ये देखोगे कि ये जो आपके मोनोसैकेराइड्स हैं, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, मोनो मतलब एक होता है। तो मोनो का मतलब ये है कि ये कार्बोहाइड्रेट आपके उस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप के हैं जिनको अगर आप जल अपघटित करोगे तो जल अपघटन करने पर ये आपको कोई भी क्रियात्मक समूह या कोई भी आपको प्रोडक्ट आपको उत्पाद के रूप में नहीं देंगे, मतलब ये जल अपघटित नहीं होंगे। तो मोनोसैकेराइड का क्या मतलब है, ये कार्बोहाइड्रेट के वह पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन है जो जल अपघटित नहीं होते। इसका क्या मतलब है बच्चों कि ये आपका जल अपघटन की अभिक्रिया नहीं करवाएंगे, ये बिल्कुल सिंगल रहेंगे। ये आपके वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है, क्योंकि इनमें अपघटन नहीं होगा तो आपको कोई उत्पाद नहीं मिलेगा। तो ये मोनो मतलब इनके पास में एक ही सिंगल यूनिट है। तो मोनोसैकेराइड को समझने के लिए उदाहरण क्या है हमारे पास, इसकी उदाहरण है आपके ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही आपके उदाहरण ऐसे हैं जो आपके जल अपघटित नहीं होते और दोनों ही आपके मोनोसैकेराइड्स हैं। दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा C6H12O6, इसका फॉर्मूला होगा C6H12O6। क्लियर, तो इनको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनो मतलब सिंगल, इनके पास में सिंगल सैकेराइड ग्रुप है और ये आपके जल अपघटित नहीं होंगे। अब बच्चों आप ये ध्यान रखना कि जो आपके मोनोसैकेराइड्स है ना, ये आपके अधिकतर या तो एल्डिहाइड होते हैं या फिर आपके ये कीटोन होता है। ठीक है, तो अगर ये मोनोसैकेराइड्स एल्डिहाइड और कीटोन है तो जब हम इनको शर्करा के रूप में बोलेंगे तो हम इसको कौन सी शुगर बोलेंगे, यहाँ पर एल है तो हम इसको बोलेंगे एल्डोज शुगर, और इसके आगे केईटी लिखा है तो हम इसको बोलेंगे कीटोज शुगर। तो कितने तरीके की शुगर हुई, एक शुगर हुई आपकी एल्डोज और एक शुगर हो गई आपकी कीटोज। इतना क्लियर।
चलिए तो बच्चों अब हम देखते हैं कि मोनोसैकेराइड्स यूनिट जो होती है वो हमारे पास में कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पर आपको एक टेबल गिवन है और इस टेबल में आप देख सकते हो कि हमें पहले नंबर पर दी गई है कार्बन की परमाणुओं की संख्या, ठीक है। दूसरा आपको दिया हुआ है सामान्य पद, तीसरा आपका वो एल्डिहाइड कौन सा बनाएगा और वो कीटोन में शुगर कौन सी बनाएगा। तो हमने देखा है कि मोनोसैकेराइड यूनिट्स को जब हम एल्डिहाइड और कीटोन के रूप में लिखते हैं तो हम उसको बोलते हैं एल्डो और इसको हम बोलते हैं कीटो, ठीक है। अब जितनी कार्बन की संख्या होगी उस कार्बन की संख्या के हिसाब से, जैसे मैंने बोला कि कार्बन की संख्या 3 है तो आपको पता है कि 3 को हम ट्रायोस कहते हैं, तो इसका नाम होगा एल्डो ट्रायोस, उसका नाम होगा कीटो ट्रायोस, ठीक है। तो कार्बन की संख्या कितनी है बच्चों, कार्बन की संख्या 3 है तो हम उसको ट्रायोस कहते हैं। ट्रायोस में एल्डिहाइड वाला ग्रुप होगा तो एल्डो ट्रायोस और कीटोन होगा तो कीटो ट्रायोस, ओके। चौथा टेट्रोस, 4 कार्बन को हम टेट्रा बोलते हैं, 3 कार्बन को हम ट्रायो बोलते हैं, इसको हम टेट्रा बोलते हैं। तो ये हो गया एल्डो टेट्रोस और कीटो टेट्रोस, ओके। कार्बन की संख्या की बात की मैंने 5 का मतलब पेंटोस, पेंटोस क्या हुआ, एल्डो पेंटोस, कीटो पेंटोस, क्लियर। 6 कार्बन को आप हेक्स बोलते हो तो शुगर हो गई सामान्य पद की हेक्सोस, एल्डो हेक्सोस, कीटो हेक्सोस, ठीक है। कार्बन की संख्या 7 को हम बोलते हैं हेप्ट, ये हो गया आपका हेप्टोस, इसको बोलोगे एल्डो हेप्टोस और इसको बोलोगे कीटो हेप्टोस। इतना क्लियर है। तो ये सारी शुगर्स जो है ये आपकी मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं। ध्यान ये रखना है कि ग्रुप एल्डिहाइड होगा तो एल्डो लगाएंगे, कीटोन होगा तो हम कीटो ग्रुप लगाएंगे, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं हम ग्लूकोज। अभी मैंने बताया आपको कि ये ग्लूकोज जो है ना ये आपकी एक तरीके की शुगर है, शक्कर है, जो हम ग्लूकोज पानी में घोल के पीते हैं गर्मी के दिनों में, वो भी एक तरीके की शक्कर होती है, जो हम खाते हैं वो भी शक्कर है। तो पूरा कार्बोहाइड्रेट ही आपका शक्कर से रिलेटेड है और इस ग्लूकोज में हम सिर्फ शुगर्स और शुगर्स की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि ये ग्लूकोज आपको मिला कहाँ से, ये आपको सुक्रोज वाली शक्कर से मिला, ठीक है। तो देखो बात करनी है हमें ग्लूकोज की, तो सबसे पहले तो हम बोले कि ग्लूकोज का जो जनरल सूत्र होता है वो होता है C6H12O6, क्लियर इतना। अब ये जो आपका ग्लूकोज है ना ये आपका प्रकृति में बिल्कुल सरल रूप में पाया जाता है, मतलब ये बिल्कुल फ्री स्टेट में है। कहाँ कहाँ पर है, अगर आप बोलो कि हम मीठे फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स आपकी नेचुरल चीजें हैं, प्रकृति की दी हुई हैं, तो उन नेचुरल फ्रूट्स में भी आपका ग्लूकोज है। तो ये कभी भी किसी बंधक स्थिति में नहीं पाया जाता है, ये बिल्कुल फ्री स्टेट में आपका नेचर में पाया जाता है। आप इसको कैसे भी यूज में ले सकते हो। तो प्रकृति में हमेशा ये फ्री स्टेट में आपको मिलेगा, ठीक है। और फ्री स्टेट में आपको कहां मिलेगा, फ्री स्टेट में आपको ये मिलेगा मीठे फलों में। किसमें मिलेगा, मीठे फलों में। मीठे फलों में हमारा ग्लूकोज होता है, क्लियर। अब इस ग्लूकोज को बनाने की हमारे पास में 2 विधियां हैं, ठीक है। 2 विधियां क्या है कि पहले तो हम इसको बनाएं सुक्रोज से और दूसरा हम इसको बनाएं स्टार्च से, ठीक है। तो बच्चों हम बोलेंगे कि ग्लूकोज को बनाने के लिए हमारे पास में 2 मेथड्स हैं। तो देखिए वो 2 मेथड्स क्या हैं। ये जो हमारा ग्लूकोज है इसको बनाने की हमारे पास में 2 विधियां हैं। पहला हम इसको बनाएं सुक्रोज से और दूसरा हम बनाएं इसको स्टार्च से, ठीक है। तो हम इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो सुक्रोज से या फिर स्टार्च से। तो ग्लूकोज को बनाने की 2 विधियां, पहली सुक्रोज से और दूसरा हो गई हमारे स्टार्च से। इतना क्लियर। तो हम ग्लूकोज को यहाँ पर 2 तरीके से बना सकते हैं। एक हुआ आपका सुक्रोज जिसका जनरल सूत्र होता है C12H22O11 और एक हम उसको बना सकते हैं स्टार्च से जिसका फॉर्मूला होता है C6H10O5, क्लियर। तो ये हुआ आपका स्टार्च का फॉर्मूला, ये हुआ आपका सुक्रोज का फॉर्मूला। तो
तो इन दोनों से ही हम ग्लूकोज का निर्माण कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों मेथड से आप कैसे ग्लूकोज को बनाते हैं। तो देखें हम कि ग्लूकोज को बनाने की विधियां हम कैसे प्रयोग में लेंगे। तो पहला तरीका क्या है ग्लूकोज को बनाने का? मैंने आपको बताया सुक्रोज से। सुक्रोज से हम ग्लूकोज को बना सकते हैं, ठीक है। और सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। अब बनाओगे कैसे? इस सुक्रोज से अगर आपको ग्लूकोज बनाना है तो आप क्या करो, यहां पर किसी एसिडिक मीडियम में उसका जल अपघटन कर दो, या तो H2SO4 लो या HCl के आयंस लो और उनका जल अपघटन कर दो। तो आपकी जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट के आपको मिल जाएगी। और यहां मैं बोलूंगी ये उदाहरण हुआ ऑलिगोसैकेराइड्स का। ऑलिगो में भी कौन सा? डाइसैकेराइड आपका उदाहरण हुआ, क्योंकि एक पॉलीहाइड्रोक्सी, आपने कोई भी एल्डिहाइड कीटोन लिया, अगर आपने उसका क्वथन किया तो क्वथन करने पे आपको यहाँ पर 2 प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। और 2 मिले तो हम इसको बोलेंगे ये हमारा डाइसैकेराइड है। तो देखो करेंगे क्या सुक्रोज को बनाने के लिए। सुक्रोज के प्रयोग से HCl जो आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और H2SO4 जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, हमको हमेशा आपको H+ आयंस देगा। HCl और H2SO4 की उपस्थिति में क्या करेंगे? इसका जल अपघटन करेंगे। क्या करेंगे? जल अपघटन करेंगे। और जब आप इसका जल अपघटन करोगे तो जल अपघटन करने पे आपको यहाँ पर डाइसैकेराइड मिलेगा। देखो होगा कैसे, मैं रिएक्शन आपको बताती हूँ। आपने लिया C12H22O11, ठीक है। जल अपघटन करना मतलब इसमें वाटर को ऐड करना, किसकी प्रेजेंस में? H+ आयंस की प्रेजेंस में। अगर आप H+ आयंस की प्रेजेंस में यहाँ वाटर ऐड करते हो तो आपको मिलेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये आपको मिलेगा। तो ये पूरी आपकी अभिक्रिया हुई और इस अभिक्रिया में हम ये बोलेंगे कि हमने किसी एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में जो हमारी सुक्रोज की शुगर होती है, सुक्रोज की शर्करा होती है, उसका हमने जल अपघटन किया। तो देखो C12H22O11 क्या हो गई? ये हो गई भाई साहब आपकी सुक्रोज। H2O मैंने डाला तो H2O डालने का मतलब होता है इसका जल अपघटन करना। H पॉजिटिव आयन कहां से मिलाएं? या तो HCl से मिलाएं या H2SO4 से मिलाएं। अब ये जो 2 यूनिट्स मिली है ना आपको, एक होगी आपकी ग्लूकोज और एक हो जाएगी भैया आपकी फ्रक्टोज। तो हमेशा जो सुक्रोज शुगर होती है हमारी वो 2 पार्ट्स में टूट जाती है। एक का नाम होता है ग्लूकोज, एक का नाम होता है फ्रक्टोज। किसी को भी कोई भी नाम दे दो, क्योंकि दोनों का जो जनरल फॉर्मूला है वो बिल्कुल ही सिमिलर है। तो दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला है C6H12O6। तो ये क्या किया? ये हमने ग्लूकोज का निर्माण किया, किससे? सुक्रोज से। और ये जो उदाहरण है आपके सामने यहाँ पर, ये आपका डाइसैकेराइड ऑलिगोसैकेराइड का उदाहरण है। इतना क्लियर? चलिए दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि हम स्टार्च से कैसे, तो इसको अब हम बनाएंगे बच्चों स्टार्च से। तो देखिए स्टार्च से आप ग्लूकोज कैसे बनाओगे? C6H12O5, ये स्टार्च का आपका फॉर्मूला होता है। आपको यहां पर भी जल अपघटन करना है। जल अपघटन क्या करेंगे? तनु H2SO4 की उपस्थिति में, तनु H2SO4 की उपस्थिति में हम क्या करेंगे? इस तनु H2SO4 की उपस्थिति में हम इसको क्वथन करेंगे 393 केल्विन पर और 2 से 3 वायु दाब पर, मतलब प्रेशर पर। इतना क्लियर? तो बच्चों जो सेकंड मेथड है ना आपका स्टार्च से आपका ग्लूकोज को बनाने का, तो हम क्या करेंगे? तनु H2SO4 की प्रेजेंस में 393 केल्विन पर 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उसका H पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस में, मतलब हम तनु H2SO4 लेके चलेंगे और हम स्टार्च से ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। तो ग्लूकोज को निर्माण करने के लिए पहले मुझे यहाँ पे स्टार्च लेना पड़ेगा C6H10O5। इसके कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए हमको? N मॉलिक्यूल्स चाहिए।
इन N मॉलिक्यूल्स का मैं क्या करवाऊंगी, जल अपघटन, क्योंकि मुझे H2O के साथ इसकी रिएक्शन करनी है। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, H प्लस आयंस की प्रेजेंस में 393 केल्विन और 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप इसकी रिएक्शन करवाओगे। रिएक्शन करने के बाद आप क्या देखोगे, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, C12H22। रिएक्शन करने पे आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमने स्टार्च से भी ग्लूकोज को बनाया तो प्रोडक्ट मिलेगा आपको C6H12O6। तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा C6H12O6 और क्योंकि हम यहाँ पे N मॉलिक्यूल्स लेके चले हैं तो हमें यहाँ N लगाना पड़ेगा और इस तरीके से यहाँ पर हो गया बच्चों ग्लूकोज का निर्माण। देखिए C6 थे, H आपके 12 हो गए और आपके O जो है वो यहाँ पर 6 हो गए, 5 और 1 6 और हम N नंबर ऑफ मोल्स लेके चले हैं तो N नंबर ऑफ मोल्स हमको यहाँ पर ग्लूकोज के मिल जाएंगे। तो इस तरीके से स्टार्च जो कि C6H10O5 होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर C6H10O5 से स्टार्च से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये दो विधियां थी ग्लूकोज को बनाने की। तो इस तरीके से हम ग्लूकोज का निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा जैव अणु में आज का लेक्चर था जिसमें हमने बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स और उनके वर्गीकरण के बारे में डिस्कशन किया। अब जब हम कार्बोहाइड्रेट्स और उनके वर्गीकरण का डिस्कशन करेंगे तो उसमें हमें डिफरेंट शुगर्स और ग्लूकोज के बारे में पढ़ना है। तो हमारा पहला टॉपिक है ग्लूकोज, जिसके बारे में हमने आज अपना स्टार्टअप किया और हमने ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास में 3 कैटेगरीज में वर्गीकृत हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स और आपके पॉलीसैकेराइड्स। तो आपकी ये जो मोनोसैकेराइड यूनिट है उसी का उदाहरण है ग्लूकोज, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ग्लूकोज के बारे में डिस्कशन अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है। ग्लूकोज की संरचना, कैसे ग्लूकोज को हम मतलब उसके चक्रीय रूप में देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमने आज टॉपिक पढ़ा है लेक्चर में, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस डीपीपी या कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे और अपना डिस्कशन करेंगे विद ग्लूकोज। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।